शहर के ग्रैंड बॉलरूम में हवा भारी और खुशबूदार थी, जहां शहर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों का जमावड़ा लगा हुआ था। सोने की नक्काशी वाली दीवारों और क्रिस्टल के विशाल झूमरों ने उस रात की विलासिता को एक नया अर्थ दे दिया था। हर कोई अपनी सफलता का प्रदर्शन करने में लगा था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे गहरी साजिशें और कड़वी प्रतिस्पर्धा छिपी हुई थी। मध्यम रोशनी में मेहमानों के चेहरे रहस्यमयी लग रहे थे और उनके बीच की फुसफुसाहट माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना रही थी। विक्रम खन्ना अपनी पत्नी अनन्या के साथ इस भीड़ के केंद्र में था। उसका चेहरा अहंकार और सत्ता की चमक से दमक रहा था। वह इस समारोह का उपयोग अपनी नई व्यावसायिक डील को अंतिम रूप देने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनन्या की ओर जा रहा था। वह अनन्या को केवल एक सुंदर सजावट की वस्तु समझता था, जिसका उपयोग वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करता था। उसके मन में आज एक नीच योजना चल रही थी, जिससे वह अनन्या को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहता था। अनन्या ने उस रात एक कीमती रेशमी गाउन पहना था, जो उसकी गरिमा और सुंदरता को पूरी तरह से निखार रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह इस बनावटी दुनिया से कोसों दूर अपनी ही किसी धुन में खोई हुई हो। उसने वर्षों से विक्रम के अत्याचारों और उसकी उपेक्षा को सहा था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी स्वतंत्र और शक्तिशाली थी। वह जानती थी कि विक्रम उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनाए रखी थी। तभी विक्रम ने जानबूझकर अपना पैर अनन्या के गाउन के लंबे घेर पर रख दिया और उसे जोर से अपनी ओर खींचा। रेशमी कपड़े के फटने की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे आसपास खड़े लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खिंच गया। अनन्या का सुंदर गाउन बीच से फट चुका था और वह पूरी महफिल के सामने शर्मिंदगी का शिकार होने वाली थी। विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी इस नीच हरकत पर बहुत गर्व हो रहा हो और वह मजे ले रहा हो। वहां मौजूद मेहमानों के बीच दबी हुई हंसी और कानाफूसी शुरू हो गई, जो अनन्या के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार कर रही थी। कुछ महिलाएं अपनी साड़ियों के पल्लू से मुंह छिपाकर हंस रही थीं, जबकि पुरुष विक्रम की इस क्रूरता को चुपचाप देख रहे थे। विक्रम को लगा था कि अनन्या अब रोने लगेगी या वहां से भाग जाएगी, जिससे उसकी हार पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी। वह उसे टूटते हुए देखना चाहता था, ताकि उसका अहंकार और अधिक बढ़ सके और वह अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। लेकिन अनन्या ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना उस हॉल में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने सपने में भी नहीं की थी। उसने अपने फटे हुए गाउन को देखा और बिना किसी झिझक के उसे अपने हाथों से और अधिक ऊपर तक फाड़ दिया। उसने फटे हुए कपड़े को एक नए और आधुनिक स्टाइल में बदल दिया, जिससे वह किसी डिजाइनर ड्रेस की तरह लगने लगा। उसकी इस निर्भीकता और आत्मविश्वास ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया और लोगों की हंसी अचानक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गई। अनन्या ने विक्रम की आंखों में सीधे देखा, जहां अब उपहास की जगह डर और आश्चर्य की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने अपने सिर को गर्व से ऊंचा किया और बिना एक शब्द कहे मंच की ओर बढ़ने लगी, जहां एक भव्य पियानो रखा हुआ था। उसकी चाल में एक ऐसी शक्ति थी जो वहां मौजूद हर व्यक्ति को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे अब किसी के समर्थन या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। मंच पर पहुंचकर उसने बड़ी शालीनता से पियानो के सामने अपनी जगह बनाई और अपनी उंगलियों को सफेद और काले बटनों पर रखा। पूरा हॉल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था, जैसे हर कोई किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहा हो। विक्रम मंच के नीचे खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह अब तक कमजोर समझता था, इतनी हिम्मत कहां से ला रही थी। जैसे ही अनन्या की उंगलियों ने पियानो के पहले सुर को छुआ, एक जादुई और शक्तिशाली धुन पूरे वातावरण में फैल गई।
वह संगीत केवल धुन नहीं थी, बल्कि अनन्या के वर्षों के दबे हुए दर्द, गुस्से और उसकी छिपी हुई प्रतिभा का एक विस्फोट था। सुरों की लहरें हवा में तैरने लगीं, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया और अपने होश खो बैठा। उसकी उंगलियां पियानो पर इतनी तेजी और सटीकता से चल रही थीं कि वे लगभग अदृश्य लग रही थीं। समारोह के मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट सिंघानिया, जो अब तक दूर से सब कुछ देख रहे थे, अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो गए। उनकी अनुभवी आंखों में गहरा आश्चर्य था, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को भी इतनी निपुणता और भावना के साथ बजाते नहीं देखा था। उन्होंने अपनी सांसें थाम लीं, जैसे वे संगीत के उस प्रवाह को अपने भीतर महसूस करना चाहते हों। सिंघानिया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का इस तरह प्रभावित होना ही अनन्या की पहली और सबसे बड़ी जीत का प्रतीक था। संगीत की गति धीरे धीरे बढ़ती गई, जो किसी युद्ध के मैदान में गूंजते हुए नगाड़ों की तरह सुनाई दे रही थी। अनन्या के चेहरे पर अब एक दृढ़ संकल्प था और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह संगीत के माध्यम से अपनी आत्मा को मुक्त कर रही हो। वह हर सुर के साथ विक्रम के अहंकार की दीवारों को तोड़ रही थी और अपनी नई पहचान बना रही थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति को महसूस हो रहा था कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी सत्ता उसके हाथों से फिसल रही है और लोग उसे नहीं, बल्कि उसकी पत्नी को सम्मान से देख रहे हैं। उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी और वह खुद उस जाल में फंस गया था जो उसने अनन्या के लिए बुना था। प्रेसिडेंट सिंघानिया के चेहरे पर प्रशंसा के भाव देखकर विक्रम के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा की आग और अधिक भड़क उठी। उसे समझ आ गया था कि अनन्या अब वह पुरानी औरत नहीं रही जिसे वह आसानी से दबा सकता था। जैसे ही अंतिम सुर हवा में विलीन हुआ, पूरे हॉल में कुछ क्षणों के लिए एक गहरा और भारी सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई, जो इतनी तेज थी कि हॉल की दीवारें भी कांपने लगीं। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए और अनन्या के सम्मान में तालियां बजाने लगे, जबकि वह शांति से मंच से नीचे उतरी। उसकी आंखों में अब वह खामोशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो उसकी नई शक्ति और स्वतंत्रता की कहानी कह रही थी। प्रेसिडेंट सिंघानिया खुद चलकर अनन्या के पास आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा कि उन्होंने दुनिया भर में बेहतरीन कलाकार देखे हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी। विक्रम यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अब उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह पहुंचने का सपना देखता था। यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अनन्या ने अब अपनी असली ताकत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था। अनन्या ने सिंघानिया के अभिवादन को स्वीकार किया और उनकी आंखों में सच्चाई और सम्मान की एक झलक देखी, जो उसे और भी प्रेरित कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी कला ने न केवल उसे पहचान दिलाई है, बल्कि उसे विक्रम के चंगुल से निकलने का एक नया रास्ता भी दिखाया है। अब उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी किस्मत की चाबी अब उसके अपने हाथों में थी। वह जानती थी कि आने वाला समय कठिन होगा, लेकिन वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। पूरी महफिल अब केवल अनन्या के बारे में बात कर रही थी और विक्रम एक कोने में अकेला खड़ा होकर अपनी हार का स्वाद चख रहा था। उसके दिमाग में अब केवल बदले की भावना थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अब अनन्या को साधारण तरीकों से नहीं डरा सकता। अनन्या ने उस रात साबित कर दिया था कि एक टूटी हुई चीज भी अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था, जिससे उसके दुश्मन अब थर-थर कांपने लगे थे। हॉल से बाहर निकलते समय ठंडी हवा ने अनन्या के चेहरे को छुआ, जिससे उसे एक अनूठी शांति और राहत का अनुभव हुआ। उसके पीछे बिखरे हुए कपड़े के टुकड़े उसकी पुरानी जिंदगी के अवशेष थे, जिन्हें वह अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा,
और एक गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई है। संगीत की वह धुन अभी भी उसके मन में गूंज रही थी, जो उसे हर कदम पर आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। विक्रम की कार में बैठते समय भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी चुनौती थी जिसने विक्रम को खामोश कर दिया। वह समझ चुका था कि अब वह अनन्या पर हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि उसने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या ने अपनी नई जिंदगी की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया, जहां उसकी कला उसका सबसे बड़ा हथियार होगी। यह रात केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक महान और गौरवशाली भविष्य की एक शानदार और न्यायपूर्ण प्रस्तावना थी। अगली सुबह खन्ना हवेली की विशाल और ऊंची दीवारों के भीतर एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था, जो पिछली रात के सामाजिक तूफान की गवाही दे रहा था। सूरज की पहली किरणें खिड़कियों के भारी पर्दों से छनकर आ रही थीं, लेकिन घर के भीतर का माहौल अभी भी ठंडा और बेहद तनावपूर्ण बना हुआ था। अनन्या अपने कमरे की खिड़की के पास शांत खड़ी होकर बाहर के विशाल बगीचे को देख रही थी, जहां ओस की बूंदें फूलों पर चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक नई और अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पा लिया हो। दूसरी ओर विक्रम अपने निजी अध्ययन कक्ष में गुस्से से लगभग पागल हो रहा था और उसने मेज पर रखी कीमती कांच की बोतल को फर्श पर पटक दिया। कांच के हजारों टुकड़े चारों ओर बिखर गए, जो उसके टूटे हुए अहंकार और सार्वजनिक रूप से मटियामेट हुई प्रतिष्ठा का जीता जागता प्रतीक बन गए थे। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनन्या ने सबके सामने उसे इतना छोटा और तुच्छ महसूस कराया और प्रेसिडेंट सिंघानिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसका दिमाग अब केवल इस बात पर केंद्रित था कि वह कैसे अनन्या को फिर से पूरी तरह नियंत्रित करे। अनन्या की स्मृतियां उसे बहुत पीछे ले गईं, जब वह अपने पिता, महान संगीतकार प्रोफेसर शर्मा की लाडली बेटी हुआ करती थी और संगीत ही उसकी दुनिया थी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि सुर कभी झूठ नहीं बोलते और वे ही मनुष्य की असली ताकत और उसकी आत्मा की शुद्ध पहचान होते हैं। लेकिन विक्रम के परिवार ने छल कपट से उसके पिता की सारी संपत्ति और उनके संगीत के अधिकारों को छीन लिया था, जिससे उनका परिवार बर्बाद हो गया था। उस समय की बेबसी और पिता की असमय मृत्यु ने अनन्या को पूरी तरह से पत्थर बना दिया था। विक्रम से शादी करना अनन्या के लिए कोई प्यार का बंधन नहीं था, बल्कि यह उसके परिवार के भारी कर्ज को चुकाने का एक समझौता और कड़वा सौदा था। उसने पिछले 3 वर्षों से अपनी कला और अपनी असली पहचान को एक गहरे ताबूत में बंद कर रखा था, ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह जानती थी कि विक्रम जैसे शिकारी के सामने अपनी कमजोरी दिखाना खुद को पूरी तरह तबाह करने जैसा होगा, इसलिए उसने चुप्पी का रास्ता चुना था। लेकिन पिछली रात के अपमान ने उसके भीतर सोई हुई उस शेरनी को अचानक फिर से जगा दिया था। विक्रम ने अपने वफादार सहायक को फोन किया और उसे आदेश दिया कि अनन्या की हर गतिविधि पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाए और उसकी स्वतंत्रता छीनी जाए। वह चाहता था कि अनन्या घर की चारदीवारी में कैद रहे और बाहरी दुनिया, विशेष रूप से प्रेसिडेंट सिंघानिया से उसका कोई भी संपर्क पूरी तरह से कट जाए। विक्रम को डर था कि यदि अनन्या की प्रतिभा और उसकी बुद्धि सबके सामने आ गई, तो उसका बनाया हुआ झूठ का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वह अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। खन्ना इंटरप्राइजेज के गुप्त दस्तावेजों में बहुत सारे ऐसे काले राज छिपे थे, जिन्हें विक्रम ने दुनिया की नजरों से बहुत ही चालाकी और धोखे से बचाकर रखा था। अन्या ने धीरे धीरे उन फाइलों तक अपनी पहुंच बना ली थी, क्योंकि विक्रम उसे हमेशा एक अनपढ़ और दिमाग से पैदल महिला समझकर उसके सामने बातें करता था। उसने अपनी याददाश्त और तकनीकी कौशल का उपयोग करके उन अवैध लेन देन के डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जो विक्रम के विनाश का कारण बनेंगे। उसकी योजना बहुत गहरी और बेहद सटीक थी।
अनन्या ने अपने कमरे के एक छिपे हुए कोने से एक पुराना लैपटॉप निकाला, जिसे उसने महीनों पहले बहुत ही गुप्त तरीके से खरीदा और सेट किया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उसी लय और सटीकता के साथ चलने लगीं, जिस लय के साथ वे पिछली रात को पियानो के सफेद और काले बटनों पर चली थीं। वह जानती थी कि विक्रम ने उसके पिता की मृत्यु के पीछे भी कुछ बड़े षड्यंत्र रचे थे और वह उन सबूतों को खोजने के बहुत करीब थी। हर डेटा फाइल उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। उसके पिता की मृत्यु एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे बहुत ही पेशेवर तरीके से एक सामान्य हादसे का रूप दिया गया था। अनन्या को याद आया कि उस रात उसके पिता किसी महत्वपूर्ण फाइल के बारे में बात कर रहे थे, जो खन्ना परिवार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकती थी। अब वही फाइल अनन्या का मुख्य लक्ष्य थी, क्योंकि वही उसे और उसके परिवार को न्याय दिलाने का एकमात्र और सबसे शक्तिशाली रास्ता हो सकती थी। उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और विक्रम बिना अनुमति के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नफरत और संदेह के गहरे भाव साफ दिख रहे थे। अनन्या ने पलक झपकते ही अपना लैपटॉप छिपा दिया और एक साधारण किताब पढ़ने का नाटक करने लगी, जैसे उसे किसी भी बात की कोई खबर न हो। विक्रम उसके पास आया और उसने उसके चेहरे को जोर से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक और क्रूरता दिखाई दे रही थी। उसने अनन्या को जान से मारने की धमकी दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक रात पियानो बजाकर अपनी किस्मत बदल लोगी? विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर और गहरी कड़वाहट घुली हुई थी। अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उसकी पकड़ की परवाह किए बिना एक हल्की सी मुस्कान दी, जो विक्रम को और अधिक परेशान कर रही थी। उसने महसूस किया कि अनन्या के भीतर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ और उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा प्रेसिडेंट सिंघानिया से बात करने की कोशिश की तो वह उसे इस घर के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर देगा। अनन्या ने चुप्पी साधे रखी और उसकी हर बात को एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह सुनने का नाटक किया, ताकि वह उसे शांत और लापरवाह बनाए रख सके। जब विक्रम कमरे से बाहर गया तो अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से गिरते हुए एक आंसू को तुरंत पोंछ दिया। उसे अब कमजोर होने का कोई अधिकार नहीं था। दोपहर के समय प्रेसिडेंट सिंघानिया के निजी कार्यालय से एक औपचारिक निमंत्रण पत्र आया, जिसमें अनन्या को एक विशेष कला परिषद का सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया गया था। विक्रम ने उस पत्र को देखते ही फाड़ दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिंघानिया ने पहले ही अनन्या को एक डिजिटल संदेश के माध्यम से सूचित कर दिया था। सिंघानिया एक अनुभवी खिलाड़ी थे और उन्होंने विक्रम की असुरक्षा को पिछली रात ही अच्छी तरह से भांप लिया था और वे अनन्या की मदद करना चाहते थे। अनन्या ने महसूस किया कि उसे अब और अधिक सहयोगियों की जरूरत है, जो विक्रम के खिलाफ खड़े होने में उसकी मदद कर सके और उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सके। उसने उन लोगों की एक सूची बनाई जिन्हें विक्रम ने अतीत में धोखा दिया था या जिनके व्यापार को उसने अवैध तरीके से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये लोग समाज के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए थे, लेकिन उनमें विक्रम के प्रति एक जैसा गुस्सा और प्रतिशोध की गहरी भावना मौजूद थी। उन्हें बस एक नेतृत्व की जरूरत थी। शाम को हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फिर से छा गया, जो किसी आने वाले बड़े तूफान के आने की पूर्व सूचना दे रहा था, और अनन्या ने अपनी तैयारी तेज कर दी। उसने अपनी पुरानी संगीत की किताबों के बीच कुछ ऐसे कोड और पासवर्ड छिपाए थे जो उसके पिता ने उसे एक खेल के रूप में बचपन में बहुत प्यार से सिखाए थे। उसे अब समझ आया कि वे केवल खेल नहीं थे, बल्कि एक सुरक्षा कवच थे जो उसके पिता ने उसके लिए बहुत पहले ही तैयार किए थे। विक्रम रात के समय शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और उसने नौकरों पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
जो उसके बढ़ते हुए मानसिक तनाव और डर का साफ प्रमाण था। अनन्या ने अपनी खिड़की से उसे गिरते पड़ते देखा और उसे उस पर दया आने की जगह केवल घृणा महसूस हुई, क्योंकि वह एक कमजोर और डरा हुआ इंसान था। उसने महसूस किया कि असली शक्ति हथियारों या पैसों में नहीं होती, बल्कि सत्य और अडिग संकल्प के भीतर गहराई में निवास करती है। रात के अंधेरे में अनन्या ने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर को निकाला और उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे उसे एक नया और असीम साहस महसूस हुआ। वह जानती थी कि आने वाला कल उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का गवाह बनेगा और उसे हर चाल बहुत ही सावधानी और बुद्धिमत्ता से चलनी होगी। उसके चारों ओर के भूत अब उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि वे उसे सही रास्ता दिखा रहे थे और उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। वह अब पूरी तरह तैयार थी। इधर सिंघानिया के महल जैसे दफ्तर में बूढ़ा शेर भी अपनी अगली चाल के बारे में गंभीरता से सोच रहा था, क्योंकि वह संगीत की उस धुन को नहीं भूल पाया था। सिंघानिया को पता था कि अनन्या जैसी प्रतिभा साधारण नहीं हो सकती और उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे उजागर करना जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को अनन्या के अतीत और खन्ना परिवार के व्यापारिक रिकॉर्ड की पूरी छानबीन करने का कड़ा आदेश दिया था। अनन्या ने अपने कंप्यूटर पर एक अंतिम फाइल खोली, जिसका शीर्षक प्रोजेक्ट जस्टिस था, और उसमें उन सभी भ्रष्टाचारों का विवरण था जो पिछले एक दशक में हुए थे। उसके पास अब पर्याप्त जानकारी थी, लेकिन उसे सही समय और सही मंच की जरूरत थी ताकि वह विक्रम को पूरी तरह से और सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर सके। उसने अपनी आंखों को बंद किया और एक बार फिर उस पियानो की धुन को अपने मन में गुनगुनाया, जो उसकी जीत का संगीत था। खन्ना हवेली के बाहर सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन अनन्या ने अपने दिमाग के नक्शे में निकलने के कई गुप्त रास्ते पहले ही तलाश लिए थे। वह अब किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शिकारी बन चुकी थी जिसने अपने शिकार को चारों ओर से घेर लिया था। अंधेरे कमरे में उसके लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की चमक बिखेर रही थी, जो उसके भविष्य को परिभाषित करने वाली थी। इस प्रकार साजों और साजिशों के बीच एक नया युद्ध शुरू हो गया था, जहां एक तरफ अपार धन और सत्ता थी और दूसरी तरफ एक अकेली महिला का अदम्य साहस था। अनन्या जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, लेकिन वह पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। संगीत की वह आखिरी धुन जो उसने बजाई थी, वह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह उसकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था। प्रेसिडेंट सिंघानिया के मुख्य मुख्यालय की गगनचुंबी इमारत के शीर्ष तल पर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम आज किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। शहर के सबसे प्रभावशाली और धनी लोग वहां बड़ी मेज के चारों ओर बैठे थे, जहां भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा होनी थी। खिड़कियों से पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर का माहौल भारी और कड़वाहट से भरा हुआ था। हर सदस्य की आंखों में सत्ता की भूख और संदेह की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जिससे वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण और असहज बना हुआ था। अनन्या ने जैसे ही उस भव्य कमरे में कदम रखा, सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। उसने एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली औपचारिक सूट पहना था, जो उसकी पेशेवर छवि और उसके अडिग आत्मविश्वास को बखूबी प्रदर्शित कर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर सिंघानिया भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि वे उसकी प्रतिभा को पहचान चुके थे। विक्रम उसके ठीक पीछे चल रहा था और उसका चेहरा ईर्ष्या के कारण पूरी तरह से काला पड़ गया था। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने अपनी भारी और प्रभावशाली आवाज में सभा को संबोधित करते हुए एक नए सांस्कृतिक और सामाजिक विकास प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर की कला विरासत को बचाना और साथ ही अनाथ बच्चों के लिए एक विश्व स्तरीय संगीत अकादमी का निर्माण करना था। उन्होंने स्पष्ट रूप से
अनन्या को इस पूरे प्रोजेक्ट का रणनीतिक प्रमुख बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे वहां बैठे कई लोगों के बीच अचानक हलचल मच गई। विक्रम के लिए यह प्रस्ताव उसके गाल पर एक जोरदार तमाचे जैसा महसूस हुआ। विक्रम ने अपनी भावनाओं को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने पहले ही कई बोर्ड सदस्यों को बड़ी रकम की रिश्वत दी थी ताकि वे अन्या के खिलाफ मतदान करें और उसे अपमानित करें। उसे लगा था कि उसके पैसे और उसकी पुरानी ताकत इस बार भी उसकी जीत सुनिश्चित कर देगी, लेकिन वह गलत था। उसे पता नहीं था कि सिंघानिया ने पहले ही बोर्ड के भीतर अपनी खुद की जासूसी और छानबीन शुरू कर दी थी। बोर्ड के एक पुराने सदस्य मिस्टर कपूर ने खड़े होकर अनन्या की योग्यता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया और उसकी प्रशासनिक क्षमताओं पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि केवल एक पियानो बजाने वाली महिला इतने बड़े और जटिल वित्तीय बजट का प्रबंधन कैसे कर सकती है, जो करोड़ों का है। यह सीधा हमला विक्रम की गुप्त योजना का हिस्सा था, जो अनन्या के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार किया गया था। वहां मौजूद कई अन्य सदस्यों ने भी उनकी बातों का मौन लेकिन ठोस समर्थन किया। अनन्या विचलित नहीं हुई, बल्कि उसने बहुत ही धैर्य के साथ मिस्टर कपूर की बातों को सुना और एक शांत मुस्कान के साथ खड़ी हुई। उसने अपनी फाइल से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले और उन्हें प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित किया, जहां पूरे प्रोजेक्ट का विस्तृत आर्थिक ढांचा मौजूद था। उसने न केवल संगीत के बारे में बात की, बल्कि उसने संसाधनों के आवंटन और संभावित कर लाभों का ऐसा सटीक विश्लेषण दिया कि सब दंग रह गए। उसकी आवाज में एक पेशेवर निपुणता थी जो केवल गहन अनुभव से ही आती थी। उसने आंकड़ों और चार्ट के माध्यम से दिखाया कि कैसे यह प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि समाज को लाभ भी देगा। उसने विक्रम के द्वारा किए गए पिछले निवेशों की तुलना की और उनकी खामियों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक लेकिन निर्दयता से उजागर कर दिया। बोर्ड के सदस्य, जो अब तक विक्रम के प्रभाव में थे, अचानक अनन्या की बुद्धिमानी और उसके रणनीतिक दिमाग की गहराई देखकर बहुत अधिक प्रभावित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या केवल एक कलाकार ही नहीं, एक दूरदर्शी थी। विक्रम ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अनन्या पर दस्तावेजों में हेरफेर करने का निराधार और मूर्खतापूर्ण आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसकी घबराहट अब सबके सामने स्पष्ट हो रही थी, जिससे उसकी गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया, जो विक्रम के लिए एक बड़ी और सार्वजनिक चेतावनी के समान था। पूरा कमरा अब अनन्या के पक्ष में झुकता हुआ महसूस हो रहा था और विक्रम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अनन्या ने फिर से बोलना शुरू किया और इस बार उसने उन सामाजिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जो संगीत और शिक्षा के माध्यम से संभव थे। उसने बताया कि कैसे एक स्थिर समाज व्यापार के विकास के लिए सबसे अच्छा आधार होता है, जो कि दूरगामी सोच का हिस्सा है। उसकी बातों ने बोर्ड सदस्यों के व्यापारिक हितों और उनकी व्यक्तिगत नैतिकता को एक साथ छू लिया, जिससे वे उसकी योजनाओं का समर्थन करने लगे। अब वहां विक्रम की रिश्वत और खोखली धमकियों का कोई विशेष प्रभाव बिल्कुल नहीं रह गया था। मिस्टर मेहता, जो विक्रम के सबसे पुराने और वफादार व्यावसायिक सहयोगी माने जाते थे, अचानक खड़े हुए और उन्होंने अनन्या के प्रस्ताव की प्रशंसा की। उन्होंने स्वीकार किया कि अनन्या के पास वह दृष्टि और ईमानदारी है जिसकी वर्तमान समय में उनके संगठन को सबसे अधिक और सख्त जरूरत है। यह देखकर विक्रम का चेहरा गुस्से और अपमान से बिल्कुल पीला पड़ गया, क्योंकि उसके अपने ही लोग अब उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। उसे अपनी सत्ता की जड़ें अब बुरी तरह से हिलती हुई महसूस हो रही थीं। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और आश्चर्यजनक रूप से बोर्ड के बहुमत ने अनन्या के नेतृत्व का पूरा समर्थन किया। यह न केवल अनन्या की एक बड़ी जीत थी,
बल्कि यह भ्रष्टाचार और पुराने साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम था। अनन्या ने अपनी फाइलें समेटी और बहुत ही गरिमा के साथ अपनी सीट पर वापस बैठ गई, जैसे यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। उसने विक्रम की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और अपनी गरिमा बनाए रखी। बैठक समाप्त होने के बाद विक्रम ने अनन्या को एक एकांत गलियारे में रोका और उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतने की डरावनी धमकी दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह उसे और उसके परिवार के बचे हुए सदस्यों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने डरने के बजाय उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांति से जवाब दिया कि अब डरने की बारी उसकी है। उसकी इस निडरता ने विक्रम को अंदर तक झकझोर दिया और उसे पहली बार बेबसी महसूस होने लगी। अनन्या ने उसे याद दिलाया कि उसके पास अब सिंघानिया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन है और वह अब अकेली और बेसहारा बिल्कुल नहीं है। उसने विक्रम से कहा कि वह अपने पिछले पापों का हिसाब देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विक्रम बिना कुछ कहे वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर हार और गहरे डर के बादल साफ देखे जा सकते थे। वह अब अपनी रक्षा के लिए नए और अधिक खतरनाक रास्ते खोजने की योजना बनाने लगा। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने अनन्या को अपने पास बुलाया और उसे इस शानदार और अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि वह केवल एक पियानो वादक नहीं है, बल्कि एक कुशल और अत्यंत बुद्धिमान रणनीतिकार भी हैं। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह किसी भी मुश्किल में अकेले नहीं रहेगी और उनका पूरा समर्थन हमेशा उसके साथ रहेगा। अनन्या ने उनका आभार व्यक्त किया और महसूस किया कि उसकी लड़ाई को अब एक सही दिशा मिल गई है। इमारत से बाहर निकलते समय अनन्या ने महसूस किया कि हवा अब पहले से कहीं अधिक ताजा और उत्साह से भरी हुई लग रही थी। वह जानती थी कि यह जीत केवल एक छोटी सी शुरुआत है और असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है, जो बहुत कठिन होगा। विक्रम जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते और वे अंतिम समय तक जहर उगलने और नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अनन्या ने अब अपनी असली ताकत को पहचान लिया था और वह किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार थी। घर लौटते समय कार में उसने अपने मोबाइल पर उन गुप्त संदेशों को देखा जो उसके जासूसों ने विक्रम के अवैध व्यापारिक लेनदेन के बारे में भेजे थे। विक्रम अब एक ऐसी जाल में फंसता जा रहा था जिसे अनन्या ने बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ धीरे धीरे बुना था। वह हर कदम पर विक्रम की अगली चाल का अनुमान लगा रही थी और उसके खिलाफ रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की तैयारी कर रही थी। उसे अब अपनी सफलता और न्याय की प्राप्ति पर पूरा और अडिग विश्वास था। हवेली पहुंचने पर उसने नौकरों की नजरों में अपने लिए एक नया और गहरा सम्मान देखा, जो पहले केवल डर और सहानुभूति तक ही सीमित था। वे समझ चुके थे कि घर की मालकिन अब केवल एक नाममात्र की सदस्य नहीं रही, बल्कि वह अब सत्ता के केंद्र में आ चुकी है। अनन्या ने अपने कमरे में जाकर शांति से पियानो पर अपनी उंगलियां रखीं और एक बहुत ही धीमी और मधुर धुन बजानी शुरू की। यह धुन उसके मन की शांति और उसके आगामी लक्ष्यों की स्पष्टता का जीवंत प्रतीक थी। विक्रम ने रात को फिर से शराब के नशे में खुद को कमरे में बंद कर लिया और वह लगातार अपनी विफलता के बारे में सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहां गलती की और कैसे एक सीधी सादी दिखने वाली औरत ने उसे सबके सामने हरा दिया। उसका अहंकार उसे सच देखने से रोक रहा था, जिससे वह और भी अधिक गलतियां करने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, यहां तक कि खुद पर भी उसे अब संदेह होने लगा था। रात के गहरे सन्नाटे में अनन्या ने अपने अगले बड़े कदम की रूपरेखा तैयार की, जो सीधे विक्रम के काले धन के स्रोतों पर प्रहार करेगी। उसने उन सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सर्वर पर अपलोड कर दिया ताकि वे किसी भी परिस्थिति में नष्ट न किए जा सकें। वह जानती थी कि उसे अब
अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विक्रम अब किसी भी खतरनाक स्तर तक गिर सकता था। उसकी आंखों में विजय की चमक अब पहले से और भी तेज हो गई थी। उधर प्रेसिडेंट सिंघानिया ने अपने सुरक्षा प्रमुख को निर्देश दिया कि वे अनन्या की सुरक्षा का गुप्त रूप से प्रबंध करें, ताकि उस पर कोई हमला न हो। उन्हें पता था कि वे एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें अन्याय का अंत पूरी तरह निश्चित है। उन्होंने अनन्या के पिता के पुराने रिकॉर्ड्स भी मंगवाए थे, ताकि वे उस पुराने और गहरे घाव को पूरी तरह से और सही तरीके से भर सकें। न्याय की चक्की अब अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगी थी। अनन्या ने खिड़की से पूर्णिमा के चांद को देखा और अपने पिता के साथ बिताए गए उन सुनहरे पलों को याद किया जब वे संगीत सिखाते थे। उसने खुद से वादा किया कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ेगी जिन्हें विक्रम जैसे लोगों ने कुचला है। उसके चेहरे पर अब एक अजेय योद्धा की गंभीरता थी, जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से सक्षम थी। संगीत की वह धुन अब उसके रग रग में नया जोश और अपार साहस भर रही थी। अगले दिन का सूरज एक नई उम्मीद और अधिक चुनौतियों के साथ उगने वाला था, जिसके लिए अनन्या ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया था। वह जानती थी कि अब समाज के बड़े लोग उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहे हैं और उसे अपनी योग्यता बार बार साबित करनी होगी। लेकिन वह अब इन चुनौतियों का स्वागत करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पर और अपने संकल्प पर पूरा भरोसा था। वह अब एक साधारण पत्नी से एक शक्तिशाली और कुशल नेता में बदल गई थी। खन्ना हवेली की विशालता अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि वह इसे अपने नए साम्राज्य की नींव के रूप में देख रही थी, जहां नैतिकता की प्रधानता होगी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों को उठाने में है, न कि उन्हें अपनी ताकत और अहंकार से दबाकर रखने में। वह अपने मन की शांति के साथ सो गई, यह जानते हुए कि उसकी लड़ाई का मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट और न्यायपूर्ण हो चुका है। उसका संघर्ष अब एक व्यक्तिगत प्रतिशोध से बड़ा मिशन बन गया था। खन्ना हवेली की विशालता अब अनन्या के लिए एक पिंजरा नहीं, बल्कि एक शतरंज की बिसात बन चुकी थी, जहां वह हर मोहरे की चाल को बारीकी से समझ रही थी। वह जानती थी कि विक्रम अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, और वह निश्चित रूप से किसी बड़ी और खतरनाक साजिश की योजना बना रहा होगा। अनन्या ने अपने कमरे के अंधेरे में बैठकर उन डिजिटल फाइलों का अध्ययन किया, जो उसने विक्रम के गुप्त सर्वर से बहुत ही चतुराई से निकाली थी। हर डेटा उसकी आंखों के सामने एक डरावनी सच्चाई को उजागर कर रहा था। उसने पाया कि विक्रम चैरिटी फॉर होप नामक एक फर्जी संस्था का उपयोग कर रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध धन को सफेद करना था। यह संस्था मासूम अनाथों के नाम पर भारी मात्रा में दान स्वीकार करती थी, लेकिन वह पैसा वास्तव में निजी विदेशी खातों में भेज दिया जाता था। अनन्या के पास अब उन सभी बैंक खातों के नंबर और उन प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची थी जो इस घिनौने खेल में सीधे तौर पर शामिल थे। उसने महसूस किया कि विक्रम की सत्ता केवल भ्रष्टाचार की एक कमजोर और खोखली बुनियाद पर टिकी थी। अपनी जांच के दौरान अनन्या ने उन पुराने व्यापारिक परिवारों से गुप्त रूप से संपर्क किया, जिन्हें विक्रम ने अपनी क्रूरता और धोखाधड़ी से पूरी तरह तबाह कर दिया था। वह चुपके से शहर के एक छोटे और पुराने कैफे में मीरा नाम की एक महिला से मिली, जिसके पिता ने विक्रम के कारण आत्महत्या कर ली थी। मीरा की आंखों में मौजूद वह पुराना दर्द और गुस्सा अनन्या के लिए एक नई शक्ति का स्रोत बन गया, और उसने उसे सब सच बताया। उन दोनों ने मिलकर एक गुप्त गठबंधन बनाया, ताकि वे अपने साझा दुश्मन को बेनकाब कर सकें। धीरे धीरे अनन्या ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिसमें वे सभी लोग शामिल थे जो कभी न कभी विक्रम के खन्ना परिवार के अत्याचारों का शिकार हुए थे। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि न्याय का समय अब बहुत करीब है, और उन्हें बस सही समय पर गवाही देने के लिए साहस जुटाना होगा। इन पीड़ितों की कहानियां इतनी
दर्दनाक थीं कि अनन्या का संकल्प और भी मजबूत हो गया कि वह विक्रम को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए थे, क्योंकि वह जानती थी कि वह आग से खेल रही है। दूसरी तरफ विक्रम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अपने विश्वसनीय सहयोगियों से लगातार सूचना मिल रही थी कि कोई उसके गुप्त खातों की जांच कर रहा है। उसे संदेह था कि उसका कोई अपना ही कर्मचारी उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अनन्या हो सकती है। उसका गुस्सा अब एक हिंसक रूप लेने लगा था और वह अपने घर में ही किसी शिकार की तरह इधर उधर भटकने लगा था। वह महसूस कर रहा था कि उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बहुत तेजी से कसता जा रहा है। एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी, विक्रम शराब के नशे में धुत होकर अनन्या के कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके हाथ में कुछ फटे हुए कागजात थे जो उसने अनन्या के दराज से खोजे थे, और उसकी आंखों में पागलपन का साया मंडरा रहा था। उसने अनन्या की ओर बढ़ते हुए उसे एक गद्दार कहा और चिल्लाकर पूछा कि वह किसके इशारे पर उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अनन्या ने अपनी जगह से हिले बिना शांति से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। विक्रम ने आव देखा न ताव और अपना हाथ अनन्या पर उठाने के लिए हवा में लहराया, लेकिन अनन्या ने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक ऐसी ताकत थी जिसे विक्रम ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उसने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि वह दिन बीत गए जब वह उसकी मार चुपचाप सहती थी, और अब वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। विक्रम उसकी इस नई बड़वन और निडर छवि को देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने विक्रम को चेतावनी दी कि उसने जो कुछ भी किया है, उसका सारा रिकॉर्ड प्रेसिडेंट सिंघानिया और उसके वकीलों के पास सुरक्षित पहुंच चुका है, और वह अब सुरक्षित नहीं है। अगर उसे खरोंच भी आई तो वे सारे सबूत खुद पुलिस मुख्यालय और मीडिया के पास सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो जाएंगे और उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। विक्रम का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। वह अब एक शिकारी नहीं, बल्कि खुद एक लाचार शिकार बन चुका था। विक्रम ने डगमगाते कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की आग अब भी धधक रही थी, जो उसे शांत नहीं होने दे रही थी। वह समझ गया था कि अनन्या को शारीरिक रूप से डराना अब नामुमकिन है, इसलिए उसे अब और भी अधिक चालाकी और धोखे का सहारा लेना होगा। उसने अपने गुप्त मोबाइल से एक अंडरवर्ल्ड डॉन को संदेश भेजा ताकि वह अनन्या के सहयोगियों को डरा सके और उन्हें चुप करा सके। वह अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अब किसी भी अपराधी से हाथ मिला सकता था। अनन्या ने खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती हुई बारिश को देखा और अपने दिल की धड़कन को सामान्य करने की कोशिश की, जो अभी भी थोड़ी तेज थी। वह जानती थी कि यह केवल एक छोटी सी झड़प थी और असली महायुद्ध अभी आना बाकी है, जो उसे पूरी तरह से निचोड़ देगा। उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी को छुआ और महसूस किया कि उनका आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं हर पल उसके साथ हैं। उसने अपने लैपटॉप पर आगामी चैरिटी नीलामी की पूरी रूपरेखा फिर से जांची, जो उसका मुख्य हथियार बनने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक हवेली में एक अजीब सा तनावपूर्ण युद्ध विराम रहा, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को अंतिम हमले के लिए तैयार कर रहे थे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अनन्या ने मीरा और अन्य पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था ताकि विक्रम के गुंडे उन तक न पहुंच सके और उन्हें कोई नुकसान न हो। उसने प्रेसिडेंट सिंघानिया के साथ एक गोपनीय बैठक की, जहां उन्होंने आने वाले दिनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और उसे पूरा समर्थन दिया। विक्रम को लगने लगा था कि वह धीरे धीरे पागल हो रहा है, क्योंकि उसके हर कदम को अनन्या पहले से ही भांप रही थी और उसे नाकाम कर रही थी। उसने अपने वफादार गार्डों को भी संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था, जिससे उसके अपने संगठन के भीतर ही दरारें और गहरी होने लगी थी।
उसकी कंपनी के शेयरों की कीमत भी गिरने लगी थी, क्योंकि बाजार में उसके भ्रष्टाचार के बारे में कुछ अपुष्ट लेकिन डरावनी खबरें फैलने लगी थीं। उसका पूरा आत्मविश्वास अब धीरे धीरे राख में बदल रहा था। अनन्या ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए महसूस किया कि उसे अब अपनी भावनाओं पर और भी अधिक कड़ा नियंत्रण रखना होगा, ताकि वह कोई गलती न करे। वह जानती थी कि विक्रम जैसा घायल शेर और भी अधिक खतरनाक होता है, और वह मरते समय दूसरों को भी साथ ले जाने की पूरी कोशिश करता है। उसने अपने मन को शांत रखने के लिए पियानो पर एक गंभीर राग बजाया, जो उसकी आंतरिक शक्ति और उसके अड़िग संकल्प का सुंदर प्रतिबिंब था। चैरिटी नीलामी की शाम अब बहुत करीब थी, और शहर के सभी बड़े नाम उस आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अनन्या ने अपने लिए एक गहरा लाल गाउन चुना था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था, और वह अपनी नई भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि वह अब केवल एक पीड़ित पत्नी नहीं, बल्कि एक न्याय की रक्षक बन चुकी है। उसकी आंखों में अब केवल विजय का संकल्प और सच्चाई की चमक थी। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि मंच तैयार है और अब दुनिया को यह दिखाने का समय आ गया है कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर निकली, जहां विक्रम उसे घृणा भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे दोनों एक ही कार में बैठकर आयोजन स्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन उनके बीच की दूरी अब मीलों लंबी और कभी न भरने वाली खाई बन चुकी थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या ने सोचा कि उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज उसे खत्म कर ही देता है। उसने महसूस किया कि वह अब उस सूरज की पहली किरण बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो विक्रम के काले साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा देगी। रास्ते की हर लाइट उसे अपनी मंजिल की ओर ले जाती हुई एक मशाल की तरह लग रही थी, जो उसे रास्ता दिखा रही थी। आयोजन स्थल पर पहुंचते ही कैमरों की चमक और लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया, लेकिन अनन्या का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था और वह विचलित नहीं हुई। विक्रम ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान पहनी थी, लेकिन उसके हाथों की थरथराहट उसकी आंतरिक बेचैनी और उसके गहरे डर को स्पष्ट रूप से बयां कर रही थी। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने दूर से ही अनन्या को देखकर सिर हिलाया, जो एक गुप्त संकेत था कि उनकी योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। अनन्या ने महसूस किया कि इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी थे जो विक्रम के साथ मिलकर अपराध कर रहे थे, और वे भी आज रात के परिणामों से बेहद डरे हुए थे। उसने एक एक करके उन सभी चेहरों को पहचाना और अपने मन में उनकी सूची को फिर से दोहराया, ताकि कोई भी दोषी कानून के हाथ से बच न पाए। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी, जैसे कुदरत भी उस न्याय के क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वह अब पीछे नहीं मुड़ने वाली थी। उसने अपने पर्स में छिपाए हुए उस छोटे से रिकॉर्डिंग डिवाइस को एक बार फिर से चेक किया, जो आज रात की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला था। संगीत की धीमी धुन बज रही थी, लेकिन अनन्या के कानों में उसके पिता के पियानो के वही सुर गूंज रहे थे, जो उसे साहस और प्रेरणा दे रहे थे। वह जानती थी कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, और वह उस बदलाव का पूरे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार थी। जैसे ही मुख्य हॉल के दरवाजे खुले, अनन्या ने अपना सिर गर्व से ऊंचा किया और अंदर कदम रखा, जहां प्रकाश की किरणें सीधे उस पर पड़ रही थी, जैसे वह कोई देवी हो। विक्रम उसके पीछे एक साये की तरह चल रहा था, लेकिन उसकी चमक अब अनन्या के सामने पूरी तरह से फीकी और बेजान पड़ चुकी थी। यह रात केवल दान की नहीं थी, बल्कि यह न्याय की उस महान गाथा का अंतिम अध्याय बनने वाली थी, जिसकी शुरुआत एक पियानो से हुई थी। नीलामी का मुख्य हॉल भव्यता और शक्ति का संगम था। चमकदार झूमर ऊपर से अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे, जो नीचे बैठे वीआईपी मेहमानों के चेहरों को और भी गंभीर बना रही थी।
हर मेज पर बेशकीमती शराब और हीरे के आभूषणों की चमक दिखाई दे रही थी। हवा में इत्र की महक और करोड़ों के सौदों की फुसफुसाहट घुली हुई थी। सुरक्षाकर्मी कोनों में चुपचाप खड़े थे। उनकी पैनी नजरें हर हरकत पर थीं। यह रात शहर के इतिहास में दर्ज होने वाली थी, जहां न्याय का संगीत गूंजने वाला था। विक्रम अपने चेहरे पर एक विजयी मुस्कान लिए हुए सबसे अगली पंक्ति में बैठा था। उसके हाथ में एक काला फोल्डर था, जिसमें वह फर्जी अनुबंध था जिसे वह आज रात सार्वजनिक रूप से साइन करने वाला था। वह आश्वस्त था कि उसकी यह चाल उसे और भी अमीर बना देगी और अनन्या का वजूद हमेशा के लिए मिटा देगी। उसे लग रहा था कि उसने सभी मोहरों को सही जगह पर रख दिया है। उसके बगल में बैठे उसके चाटुकार लगातार उसकी झूठी तारीफें कर रहे थे, जिससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। मंच पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और कीमती कलाकृतियों की बोलियां लगने लगीं। अनन्या मंच के पीछे खड़ी होकर अपनी उंगलियों को तैयार कर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी और स्थिर थीं। वह जानती थी कि उसे केवल संगीत नहीं सुनाना है, बल्कि विक्रम के पापों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलना है। उसके पास डिजिटल कोड था जो मुख्य स्क्रीन को नियंत्रित करने वाला था। उसने गहरी सांस ली और अपने पिता की दी हुई हिम्मत को महसूस किया, जो उसके साथ हर पल मौजूद थी। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने जैसे ही अनन्या का नाम पुकारा, हॉल की सभी लाइटें अचानक धीमी हो गईं और मंच पर केवल एक स्पॉटलाइट जल उठी। अनन्या बहुत ही गरिमा के साथ पियानो की ओर बढ़ी। उसका लाल गाउन फर्श पर सरकते हुए एक रहस्यमयी आभा बना रहा था। मेहमानों के बीच एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई, क्योंकि वे पिछली बार के जादू को फिर से महसूस करना चाहते थे। विक्रम ने उसे देखा और मन ही मन हंसा। उसे लगा कि यह उसका आखिरी प्रदर्शन होने वाला है, जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। अनन्या ने पियानो की पहली चाबी को दबाया और एक गहरा, गूंजने वाला सुर हवा में तैर गया। संगीत की धुन इस बार बहुत ही उदास और विचारशील थी, जो किसी पुरानी त्रासदी की कहानी कह रही थी। उसकी उंगलियां पियानो पर बहुत ही धीमी गति से चल रही थीं, जैसे वे किसी सोई हुई याद को जगाने की कोशिश कर रही हों। हर सुर मेहमानों के दिल की गहराई को छू रहा था, जिससे वे पूरी तरह से सम्मोहित होकर संगीत के प्रवाह में बहते जा रहे थे और भावुक हो रहे थे। तभी संगीत की लय अचानक बदल गई और वह तेज और आक्रामक हो गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ठीक उसी समय मंच के पीछे वाली विशाल स्क्रीन पर कुछ आंकड़े और बैंक दस्तावेजों की तस्वीरें झलकने लगीं। विक्रम ने जब स्क्रीन की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वे दस्तावेज उसके चैरिटी फॉर होप संस्था के गुप्त लेन देन का पूरा विवरण थे। हॉल में बैठे मेहमान हैरान होकर स्क्रीन की ओर देखने लगे और फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनन्या ने संगीत को और भी तीव्र कर दिया, जो अब किसी सजा की घोषणा की तरह सुनाई दे रहा था। स्क्रीन पर अब वे फर्जी अनुबंध दिखाई दे रहे थे, जिन्हें विक्रम आज साइन करने वाला था, और उनके नीचे असली मालिकों के हस्ताक्षर भी थे। विक्रम खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि यह सब झूठ है और तकनीक का गलत इस्तेमाल है। लेकिन प्रेसिडेंट सिंघानिया की नजरें अब विक्रम पर जमी हुई थीं, जिनमें दया की जगह केवल घृणा और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। विक्रम ने अपने सुरक्षाकर्मियों को स्क्रीन बंद करने और अनन्या को मंच से उतारने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अनन्या ने पियानो बजाना जारी रखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरी भीड़ को स्थिर कर दिया था। स्क्रीन पर अब उन संपत्तियों की सूची दिखाई दे रही थी जो विक्रम ने अनन्या के पिता से धोखे से छीनी थी। सच अब सबके सामने पूरी तरह से नग्न खड़ा था, जिसे अब कोई भी झुठला नहीं सकता था या छिपा नहीं सकता था। जैसे जैसे संगीत अपने चरम पर पहुंचा, अनन्या की उंगलियां बिजली की गति से पियानो पर नाचने लगीं। हॉल का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां विक्रम का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो रहा था, मेहमान अब विक्रम की ओर गुस्से और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे।
क्योंकि वे उसकी असलियत जान चुके थे। सिंघानिया ने अपने मोबाइल से पुलिस मुख्यालय को एक गुप्त संदेश भेजा ताकि अपराधी को कानून के हवाले किया जा सके। विक्रम अब एक डरे हुए जानवर की तरह इधर उधर देख रहा था। संगीत अचानक एक ऊंचे सुर पर जाकर थम गया और हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो चीख से भी अधिक भयावह था। अनन्या शांति से खड़ी हुई और माइक की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में एक ऐसी स्पष्टता थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने घोषणा की कि आज रात केवल दान की नहीं, बल्कि प्रायश्चित की रात है, जहां हर अपराधी को सजा मिलेगी। उसने विक्रम की ओर इशारा किया और उसे समाज के सामने एक नीच धोखेबाज और हत्यारा करार दिया, जिससे पूरी महफिल में खलबली मच गई। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हॉल के सभी दरवाजे खुल गए और पुलिस के जवानों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई और यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। अनन्या की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि जीत और सुकून के थे। उसने महसूस किया कि उसके पिता की आत्मा को आज सचमुच शांति मिल गई है। विक्रम को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया, जहां कैमरों की चमक उसका पीछा कर रही थी। प्रेसिडेंट सिंघानिया मंच पर आए और उन्होंने अनन्या का हाथ गर्व से ऊपर उठाया। उसे एक सच्ची योद्धा घोषित किया। उन्होंने घोषणा की कि विक्रम द्वारा हड़पी गई सभी संपत्तियां अब उनके असली मालिकों और सामाजिक कार्यों के लिए वापस कर दी जाएंगी। अनन्या को उस नई अकादमी का पूर्ण नियंत्रण दिया गया, जो अनाथ बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेगी। हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े होकर अनन्या के सम्मान में ओवेशन देने लगे। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने एक असंभव लड़ाई को सफलतापूर्वक जीत लिया था। नीलामी में अब वे अनुबंध रद्द कर दिए गए जो फर्जी थे और नए सिरे से न्यायपूर्ण सौदे किए गए। अनन्या ने मंच से नीचे उतरकर उन लोगों से बात की जिन्हें विक्रम ने वर्षों से दबाया और डराया था। उनके चेहरों पर जो राहत और खुशी थी, वही अनन्या की असली कमाई और उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि सत्ता का असली सुख दूसरों को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने में ही निहित है। उसने संगीत को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करके दुनिया को बदल दिया था। रात के अंत में, जब मेहमान जा चुके थे, अनन्या उस खाली हॉल में पियानो के पास फिर से अकेली बैठी थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और दर्दनाक अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। उसने पियानो की चाबियों को प्यार से छुआ, जिन्होंने आज रात सच बोलने में उसकी पूरी मदद की थी। बाहर की ठंडी हवा और आसमान के सितारे उसे एक नए और उज्जवल भविष्य का संकेत दे रहे थे। वह अब किसी के साए में नहीं, बल्कि अपने प्रकाश में चमक रही थी। सिंघानिया उसके पास आए और उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि यह तो बस एक नई और महान शुरुआत है। उन्होंने अनन्या को उन सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताया जो विक्रम के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ शुरू हो चुकी थी। अब उसे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा कानून और समाज उसके साथ खड़ा था। अनन्या ने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई। वह अब एक साधारण महिला नहीं, एक मिसाल बन गई थी। खन्ना हवेली अब खन्ना की नहीं रही थी, क्योंकि अनन्या ने उसे एक सार्वजनिक संगीत संस्थान में बदलने का साहसिक निर्णय लिया था। उसने पुरानी यादों के मलबे से एक नया और सुंदर संसार बनाने का सपना देखा था, जहां केवल कला का वास होगा। उसकी यात्रा ने साबित कर दिया था कि एक शांत दिखने वाली महिला के भीतर भी तूफानों को मोड़ने की असीम शक्ति होती है। उसने अपनी कला, अपने धैर्य और अपनी अटूट सच्चाई से बुराई के काले साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अनन्या ने आयोजन स्थल से बाहर निकलते समय एक लंबी और सुकून भरी सांस ली, जिसे उसने वर्षों से नहीं लिया था। उसकी कार अब उस दिशा में जा रही थी जहां नई उम्मीदें और नया सवेरा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रास्ते के पेड़ों की सरसराहट भी उसे बधाई देती हुई संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कि उसे अब बहुत काम करना है,
लेकिन उसका दिल हल्का और उत्साह से पूरी तरह भरा हुआ था। उसकी जीत न्याय की जीत थी। अगले दिन के समाचार पत्रों की सुर्खियों में केवल अनन्या और उसकी बहादुरी के चर्चे थे, जिसने पूरे देश को प्रभावित किया था। विक्रम की गिरफ्तारी और उसके काले कारनामों के खुलासे ने व्यापारिक जगत में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। अनन्या को अब दुनिया भर से समर्थन और सहयोग के संदेश मिल रहे थे, जो उसकी शक्ति को बढ़ा रहे थे। उसने महसूस किया कि ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत ही सुंदर और सम्मानजनक होती है। उसने अपने कमरे में रखे अपने पिता के पियानो को फिर से देखा और एक छोटी सी प्रार्थना की, जिसमें केवल आभार था। उसे अब किसी प्रतिशोध की भूख नहीं थी, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया ने अपना काम बखूबी और पूरी तरह से कर दिया था। उसने एक डायरी निकाली और उसमें लिखा कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक रूहानी आवाज है जो सत्य को जगाती है। उसकी आंखों में अब वह पुरानी उदासी कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से जीत लिया था। नीलामी की वह रात केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं थी, बल्कि अनन्या के पुनर्जन्म की एक महान और ऐतिहासिक रात थी। उसने अपने गाउन के फटे हुए टुकड़ों से शुरू हुई उस अपमानजनक रात को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। हर सुर जो उसने बजाया था, वह विक्रम के अहंकार पर एक गहरी चोट थी, जिसने उसे मिट्टी में मिला दिया। अब उसके सामने एक विशाल और असीमित क्षितिज था, जहां वह अपनी मर्जी से और अपनी शर्तों पर स्वतंत्र रूप से उड़ सकती थी। नीलामी की उस ऐतिहासिक रात के बाद पूरे शहर में जैसे भूकंप सा आ गया था, और हर न्यूज चैनल पर केवल अनन्या की बहादुरी के चर्चे थे। विक्रम खन्ना की गिरफ्तारी ने व्यापारिक गलियारों में एक गहरा सन्नाटा पैदा कर दिया था। जहां कल तक उसकी तूती बोलती थी, लोग अब उस महिला की बुद्धिमानी और साहस की मिसाल दे रहे थे, जिसने अकेले ही एक विशाल और भ्रष्ट साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। खन्ना इंटरप्राइजेज के शेयर बाजार में ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे थे, जिससे चारों ओर भारी खलबली मच गई थी। विक्रम पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद अभी भी अपने पुराने संपर्कों और रसूखदार वकीलों के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वह पुराना अहंकार और क्रूरता बरकरार थी, जिसे जेल की सलाखें भी कम नहीं कर पा रही थी। उसने अपने वफादार सहयोगियों को गुप्त संदेश भेजकर अनन्या को रास्ते से हटाने और महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट करने का अंतिम आदेश दिया था। वह जानता था कि यदि वह एक बार फिर बाहर आ गया, तो वह सब कुछ फिर से हासिल कर लेगा और प्रतिशोध लेगा। अगली सुबह अनन्या सीधे खन्ना इंटरप्राइजेज के मुख्यालय पहुंची, जहां कर्मचारियों के बीच भारी डर और गहरी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ प्रेसिडेंट सिंघानिया के निजी सुरक्षा दल को देखा, तो वे तुरंत पीछे हट गए। अनन्या ने सीधे बोर्ड रूम में प्रवेश किया और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जो विक्रम के अपराधों में शामिल थे। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता और स्पष्टता थी कि कोई विरोध नहीं कर सका। विक्रम के वकीलों ने कानून की कुछ बारीकियों का फायदा उठाकर उसे कुछ घंटों के लिए ट्रांजिट बेल दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जैसे ही वह जेल से बाहर आया, वह सीधा अपने कार्यालय की ओर भागा, ताकि वह उन डिजिटल सर्वरों को पूरी तरह नष्ट कर सके जिनमें उसके सारे काले राज दबे थे। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि वह अनन्या को खत्म कर देगा और फिर देश छोड़कर भाग जाएगा। उसका विवेक अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वह केवल एक घायल जानवर की तरह सोच रहा था। जब विक्रम अपने केबिन में पहुंचा, तो उसने देखा कि अनन्या पहले से ही उसकी कुर्सी पर बहुत ही शांत और आत्मविश्वास के साथ बैठी हुई थी। मेज पर वह वही पुराना लैपटॉप खुला था, जिसमें उसके जीवन भर के पापों का पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। विक्रम ने उसे देखते ही अपना आपा खो दिया और उसने मेज पर रखी भारी पीतल की मूर्ति उठाकर अनन्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली
और उसकी आंखों में आंखें डालती रही। तुम्हें क्या लगता है विक्रम, कि तुम इन निर्जीव मशीनों को तोड़कर अपनी सच्चाई को दुनिया से हमेशा के लिए छुपा लोगे? अनन्या ने बहुत ही ठंडे और धीमे स्वर में पूछा। उसने उसे बताया कि सारा डेटा पहले ही 3 अलग अलग देशों के सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर अपलोड किया जा चुका है और उसे अब कोई भी नहीं मिटा सकता। विक्रम के हाथ वहीं हवा में ठिठक गए और उसकी आंखों में पहली बार अपनी मौत और पूरी तरह से होने वाली बर्बादी का असली डर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया और वह जोर जोर से हंसने लगा, जो उसके मानसिक संतुलन के पूरी तरह से बिगड़ने का एक डरावना संकेत था। उसने अनन्या से कहा कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन वह उसे भी चैन से जीने नहीं देगा, और उसने अपनी जेब से एक छोटा लाइटर निकाला। वह कार्यालय में आग लगाकर सब कुछ राख कर देना चाहता था ताकि उसकी विफलता का कोई गवाह ही न बचे। लेकिन तभी खिड़की के बाहर पुलिस की गाड़ियां फिर से सायरन बजाती हुई तेजी से आती हुई दिखाई देने लगीं। अनन्या ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा कि आग केवल बाहरी चीजों को जलाती है, लेकिन उसके किए हुए पाप उसकी आत्मा को पहले ही भस्म कर चुके हैं। उसने बहुत ही शांति से उसके हाथ से लाइटर छीन लिया और उसे कानून के रखवालों के हवाले करने के लिए तैयार हो गई। इस बार विक्रम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके सबसे करीबी गवाह अब सरकारी गवाह बन चुके थे। न्याय की देवी ने अब अपनी तलवार पूरी तरह से म्यान से बाहर निकाल ली थी और वह प्रहार के लिए तैयार थी। पूरे कॉर्पोरेट जगत ने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली सम्राट का पतन हुआ और कैसे एक साधारण दिखने वाली महिला ने उस पूरे साम्राज्य को शुद्ध किया। अनन्या ने उसी समय कंपनी का नया संविधान घोषित किया, जहां पारदर्शिता और नैतिकता को सबसे ऊपर रखा गया था, ताकि भविष्य में कोई दूसरा विक्रम पैदा न हो सके। उसने उन सभी गरीब परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जिन्हें विक्रम ने वर्षों से लूटा था और बेघर किया था। उसकी इस उदारता ने कर्मचारियों के दिलों में उसके प्रति अगाध प्रेम पैदा कर दिया। जैसे जैसे दिन ढला, खन्ना इंटरप्राइजेज का बोर्ड हटाकर वहां शर्मा मेमोरियल फाउंडेशन का बोर्ड लगा दिया गया, जो अनन्या के पिता की याद में समर्पित था। अनन्या ने अपनी खिड़की से शहर को देखा और महसूस किया कि अब हवा में वह पुरानी घुटन नहीं थी, बल्कि एक नई और ताजा उम्मीद थी। उसने अपने पिता के पुराने चश्मे को छुआ और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जो उसके भीतर के शुद्धिकरण को दर्शा रही थी। विक्रम को फिर से पुलिस ले गई, लेकिन इस बार उसके लिए कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सारी दौलत अब कानूनी रूप से फ्रीज कर दी गई थी। उसके तथाकथित दोस्त और ऊंचे पदों पर बैठे सहयोगी अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, ताकि वे खुद को बचा सकें। यह सत्ता का वह कड़वा सच था जिसे विक्रम ने कभी नहीं समझा था, कि लोग पद की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। वह अब एक अंधेरी कोठरी में अकेला था, जहां केवल उसकी गलतियों की गूंज उसके साथ रहने वाली थी। अनन्या ने अपने कार्यालय में प्रेसिडेंट सिंघानिया का स्वागत किया, जो उसे बधाई देने और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आए थे। सिंघानिया ने अनन्या की प्रशासनिक सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की और उसे आश्वासन दिया कि वे हमेशा उसके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या के पास न केवल संगीत की लय है, बल्कि वह जटिल व्यापारिक गुत्थियों को सुलझाने में भी उतनी ही माहिर है। अनन्या ने विनम्रतापूर्वक उनके सहयोग को स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया, जो उसके कठिन समय में साथ खड़े रहे। अगले कुछ हफ्तों तक अनन्या ने दिन रात एक कर दिया, ताकि कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार की हर छोटी बड़ी जड़ को पूरी तरह से उखाड़कर फेंका जा सके। उसने उन ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जिन्हें विक्रम ने दरकिनार कर दिया था। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी ताकि वे संस्था को ऊपर उठा सके। कंपनी का माहौल अब सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था और कर्मचारी अब डर के बजाय समर्पण के साथ काम कर रहे थे। अनन्या ने साबित कर दिया था
कि एक अच्छा नेतृत्व किसी भी संस्थान की तकदीर पूरी तरह से बदल सकता है। मीरा और अन्य पीड़ित अब अनन्या के सबसे बड़े समर्थक बन गए थे और उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देना शुरू कर दिया था। अनन्या ने उनके लिए एक विशेष सेल बनाया जो कानूनी सहायता प्रदान करता था, ताकि समाज के अन्य पीड़ित दबे कुचले लोग भी अपने हक के लिए लड़ सकें। उसने महसूस किया कि उसकी जीत केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उन हजारों लोगों की उम्मीदों की जीत थी जो न्याय चाहते थे। उसका प्रभाव अब केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि सामाजिक स्तर पर फैल गया था। रात के समय जब वह घर लौटती तो हवेली उसे अब डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि उसने वहां की हर नकारात्मक ऊर्जा को अपनी सकारात्मकता से पूरी तरह धो दिया था। उसने उन सभी पुराने और भारी पर्दों को हटा दिया था और कमरों को रोशनी और ताजा फूलों से भर दिया था, ताकि जीवन की नई शुरुआत हो सके। वह अक्सर पियानो के पास बैठती और उन सुरों को छेड़ती जो उसे शांति प्रदान करते थे और उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते थे। संगीत अब उसके जीवन का सबसे मधुर और अविभाज्य हिस्सा बन चुका था। उधर जेल के भीतर विक्रम की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वह अब अपनी विलासिता और सत्ता के बिना जीने की आदत नहीं डाल पा रहा था। वह हर रात बुरे सपने देखता था, जहां अनन्या की पियानो की धुन उसे डराती थी और उसे उसके किए हुए सारे अपराध याद दिलाती थी। उसे अब समझ आ रहा था कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान अर्जित करने में होती है, जो उसने कभी नहीं किया। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे अंदर से मर रही थी और वह केवल एक जिंदा लाश बन चुका था। अनन्या ने अपनी सफलता की कहानी को दुनिया के सामने बहुत ही शालीनता से रखा और उसने कभी भी अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं किया, जो उसकी महानता का प्रतीक था। उसने कई साक्षात्कारों में यह स्पष्ट किया कि कोई भी महिला यदि अपने आत्मसम्मान को पहचान ले, तो वह दुनिया की किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकती है। उसकी बातों ने देश की लाखों युवा लड़कियों को प्रेरित किया, जो अब उसे अपना रोल मॉडल मान रही थीं और आगे बढ़ रही थीं। वह अब केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की मशाल बन गई थी। कंपनी के वार्षिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा अब अनाथालयों और संगीत विद्यालयों को दान में दिया जा रहा था। जैसा कि अनन्या ने पहले ही वादा किया था, उसने यह सुनिश्चित किया कि हर पैसा सही जगह पहुंचे और किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार न हो, जो कि उसके कार्यों की प्राथमिकता थी। उसका यह पारदर्शी मॉडल व्यापार जगत के लिए एक नया मापदंड बन गया था, जिसे अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनाने की कोशिश कर रही थीं। अनन्या ने दिखाया था कि नैतिकता के साथ भी व्यापार को बहुत सफल और लाभदायक बनाया जा सकता है। एक शाम अनन्या उस छोटे से पार्क में गई जहां वह अपने पिता के साथ बचपन में खेला करती थी, और वहां बैठकर उसने पुरानी यादों को फिर से जिया। उसने महसूस किया कि उसके पिता का सपना अब पूरी तरह से साकार हो चुका है और संगीत की वह गूंज अब पूरे शहर में फैल चुकी है। उसने अपने भीतर एक असीम तृप्ति का अनुभव किया और अपनी आंखों को बंद करके उस ठंडी हवा का आनंद लिया जो उसे छू रही थी। वह अब पूरी तरह से मुक्त थी और अपनी नई पहचान के साथ जीने के लिए तैयार थी। अदालत ने अंततः विक्रम को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी सारी अवैध संपत्तियों को सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला था। अनन्या ने अदालत से बाहर आते समय केवल एक बार विक्रम की ओर देखा और उसकी आंखों में अब घृणा भी नहीं थी, बल्कि केवल एक तटस्थ भाव था। उसने उसे माफ कर दिया था, लेकिन न्याय ने उसे नहीं बख्शा था, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। वह अब इस काली छाया से हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। अनन्या ने अपना अगला प्रोजेक्ट ध्वनि लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संगीत प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें एक वैश्विक मंच प्रदान करना था, ताकि वे आगे बढ़ सकें। वह खुद कई गांवों में गई और छोटे बच्चों को संगीत सिखाते समय उसने जो खुशी देखी,
वह उसके लिए अरबों रुपये के लाभ से कहीं अधिक कीमती थी। उसका जीवन अब पूरी तरह से सेवा और कला के प्रति समर्पित हो चुका था और उसे इसमें ही अपनी असली सार्थकता दिखाई देती थी। वह अब एक ऐसी नदी की तरह थी जो सबको जीवन दे रही थी। सर्दियों की एक रात अनन्या ने अपने नए ऑडिटोरियम में एक छोटा सा निजी कार्यक्रम रखा, जहां उसने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने उसकी इस लंबी लड़ाई में साथ दिया था। उसने उस रात कोई भारी भरकम संगीत नहीं बजाया, बल्कि बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाली धुनों का चयन किया जो एकता का प्रतीक थीं। हर सुर में एक कृतज्ञता थी और हर ताल में एक नया संकल्प था जो आने वाले बेहतर कल की एक सुंदर और सुखद सूचना दे रहा था। प्रेसिडेंट सिंघानिया ने भी उस संगीत का भरपूर आनंद लिया और अनन्या को सराहा। उसने महसूस किया कि यह संघर्ष उसे और भी अधिक संवेदनशील और दयालु बना गया है और उसने अपनी शक्ति का उपयोग कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं किया। अनन्या ने अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया, जिसका शीर्षक उसने मेलोडी ऑफ जस्टिस रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ महत्वपूर्ण सबक और प्रेरणा ले सकें। उसकी कलम से निकले हर शब्द में सच्चाई की वह तपिश थी जो किसी भी झूठ को पल भर में भस्म कर देने की पूरी ताकत रखती थी। उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई थी। शहर की शामें अब अनन्या के लिए संगीत से भरी होती थीं और वह अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर तारों को देखते हुए अपनी नई धुनों की रचना करती थी। उसने पुरानी हवेली के उस हिस्से को जहां विक्रम ने उसे अपमानित किया था, एक सुंदर ध्यान केंद्र में बदल दिया था, ताकि वहां जाने वाले को शांति मिले। उसकी हर योजना में मानवता का पुट होता था और वह हमेशा समाज के कल्याण को अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखती आई थी। अनन्या ने साबित कर दिया कि एक मजबूत इरादा किसी भी तकदीर को बदलने की शक्ति रखता है। जैसे जैसे समय बीता, अनन्या का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक कुशल व्यवसायी और महान मानवतावादी के रूप में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई और अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक दूरियों को पाटने का एक बहुत बड़ा काम किया। उसकी मुस्कान में अब वह पुराना दर्द पूरी तरह गायब था और उसकी आंखों में केवल भविष्य की सुनहरी और उज्जवल संभावनाओं का एक बहुत सुंदर और स्पष्ट प्रतिबिंब था। नई सुबह की पहली किरण अनन्या के चेहरे पर पड़ी, जिसने उसे एक सुखद एहसास दिलाया कि अब सब कुछ बदल चुका है और एक नया युग शुरू हुआ है। खन्ना हवेली, जो कभी उसके लिए एक अंधेरे कैदखाने के समान थी, अब उसकी अपनी बन चुकी थी और उसकी दीवारों से दुख की पुरानी छाया पूरी तरह हट गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि आज की हवा में एक अनोखी मिठास और ताजगी है जो पहले कभी नहीं थी। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र और अपनी गौरवशाली नियति की एकमात्र स्वामिनी बन चुकी थी। उसने हवेली के उस विशाल बॉलरूम को, जहां कभी उसका सार्वजनिक अपमान हुआ था, एक आधुनिक और विश्वस्तरीय संगीत सभागार में बदलने का औपचारिक निर्णय लिया। वह चाहती थी कि जिस स्थान पर कभी अहंकार और घृणा का प्रदर्शन हुआ था, वहां अब केवल पवित्र सुरों और कला का मधुर वास हर पल बना रहे। मजदूरों और वास्तुकारों की एक अनुभवी टीम पहले से ही काम में लग गई थी, ताकि वे इस जगह को एक नई और सुंदर पहचान दे सके। अनन्या ने स्वयं हर बदलाव की योजना बनाई थी, ताकि वहां की ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक बनी रहे। फोकस अब उसके पिता के अधूरे काम पर था, जिसे वह अब अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ पूरा करना चाहती थी, ताकि उनका नाम अमर रहे। उसने शर्मा फाउंडेशन के तहत एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की, ताकि गरीब बच्चों को संगीत की शिक्षा मुफ्त में मिल सके और वे आगे बढ़ सकें। बोर्ड के नए सदस्यों ने उसकी इस पहल का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वे अब अनन्या के विजन और उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा करते थे। शहर के लोग अब उसे एक व्यवसायी से अधिक एक मसीहा के रूप में देख रहे थे।
अनन्या ने अपनी अपार सफलता को कभी भी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया और वह हमेशा जमीन से जुड़ी रही, जो उसकी सबसे बड़ी मानवीय खूबी थी। वह अक्सर उन छोटे बच्चों के साथ बैठकर रियाज करती थी जो संगीत सीखने के लिए उसके पास आते थे, और उनकी मासूमियत उसे बहुत सुकून देती थी। उसे उन पलों में अपने बचपन की याद आती थी जब वह अपने पिता की उंगली पकड़कर सुरों की दुनिया में पहला कदम रखती थी। वह जानती थी कि असली दौलत केवल दूसरों के चेहरों पर आने वाली मुस्कान में ही छिपी होती है। प्रेसिडेंट सिंघानिया एक दोपहर उससे विशेष रूप से मिलने आए और उन्होंने उसके द्वारा किए गए महान सुधारों को देखकर अपनी गहरी संतुष्टि और खुशी व्यक्त की। उन्होंने अनन्या को एक पुराना पत्र सौंपा जो उसके पिता ने वर्षों पहले उन्हें लिखा था, जिसमें उन्होंने अनन्या की प्रतिभा पर बहुत गर्व जताया था। उस पत्र को पढ़ते समय अनन्या की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके पिता हमेशा से ही उसकी क्षमता को अच्छी तरह जानते थे। सिंघानिया ने उसे आश्वासन दिया कि वे हमेशा उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। समय बीतता गया और अनन्या ने न केवल संगीत बल्कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग और अमिट पहचान पूरी दुनिया में बना ली। उसने कई ऐसी महिलाओं की मदद की जो घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार थीं, और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और बहुत मजबूत बनाया। उसकी संस्था अब एक ऐसे बरगद के पेड़ की तरह हो गई थी जिसकी छाया में हर दुखी व्यक्ति को सहारा और शांति मिलती थी। उसने सिखाया कि एक टूटी हुई चीज को भी संवारा जाए तो वह बेशकीमती बन सकती है। विक्रम का काला अध्याय अब इतिहास के पन्नों में दब चुका था और लोग उसे धीरे धीरे भूल रहे थे, जो कि उसकी सबसे बड़ी और उचित सजा थी। उसकी बेईमानी से बनाई गई सारी संपत्ति अब समाज के कल्याण के काम आ रही थी, जिससे अन्याय का चक्र अब पूरी तरह से टूट गया था। अन्या ने कभी भी जेल जाकर उससे मिलने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि उसने उसे अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया था। वह अब केवल प्रकाश की ओर देख रही थी और अंधेरे से उसका कोई वास्ता अब नहीं बचा था। भव्य समापन समारोह के लिए शहर का सबसे बड़ा और सुंदर थिएटर बुक किया गया था, जहां अनन्या अपना पहला सोलो कॉन्सर्ट आज रात करने वाली थी। यह कॉन्सर्ट केवल संगीत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और उसकी लंबी जीत का एक बहुत बड़ा और भव्य जश्न होने वाला था। टिकटें कुछ ही घंटों में बिक गईं और पूरे देश के प्रतिष्ठित लोग इस ऐतिहासिक शाम का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक थे। अनन्या ने मंच पर जाने से पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने दीप जलाकर उनका आशीर्वाद लिया। जब पर्दा उठा तो पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया और हजारों निगाहें केवल अनन्या पर टिक गईं, जो अपनी सादगी में भी बेहद गरिमामय लग रही थी। उसने उस रात वही पियानो धुन बजानी शुरू की जिसने उसकी जिंदगी के रुख को हमेशा के लिए एक नई दिशा में मोड़ दिया था। हर सुर में एक कहानी थी, हर ताल में एक संघर्ष था और हर संगीत की लहर में एक जीत का एहसास था। लोग अपनी कुर्सियों पर जम गए थे, क्योंकि वे एक महान आत्मा की पुकार को महसूस कर रहे थे। संगीत के बीच बीच में स्क्रीन पर उन पीड़ितों की मुस्कानें दिखाई जा रही थीं, जिन्हें अनन्या ने नया जीवन और नई उम्मीदें दी थीं और उन्हें सशक्त बनाया था। यह देखकर हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने महसूस किया कि कला में कितनी बड़ी और कितनी गहरी शक्ति छिपी होती है। अनन्या की उंगलियां पियानो पर ऐसे थिरक रही थीं जैसे वे खुद ईश्वरीय संगीत का हिस्सा बन गई हों और दिव्य राग गा रही हों। वह पूरी तरह से संगीत में विलीन हो चुकी थी और उसे कोई होश नहीं था। कार्यक्रम के अंत में अनन्या ने एक बहुत छोटा सा भाषण दिया, जहां उसने अपनी पूरी यात्रा का श्रेय अपने पिता और अपने अडिग संकल्प को दिया। उसने कहा कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाना और उन्हें अपनी आवाज खोजने में मदद करना होता है। उसने हर उस महिला को संदेश दिया जो किसी न किसी रूप में अन्याय सह रही है कि वे अपनी आंतरिक शक्ति को कभी कम ना आंकें। उसकी बातों ने हॉल में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा भर दी। मंच से उतरते समय उसने देखा कि प्रेसिडेंट सिंघानिया की आंखों में गर्व के आंसू थे
और उन्होंने खड़े होकर उसका बड़े सम्मान से अभिवादन किया। उसे लगा कि उसका मिशन अब पूरा हो गया है और वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में पूरी तरह सफल रही है। उसे अब किसी के बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से संतुष्ट और बहुत शांत थी। वह जानती थी कि यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि उसके जीवन की एक नई शुरुआत है। घर लौटते समय उसने अपनी कार की खिड़की से रात के शांत शहर को देखा और उसे लगा कि शहर अब पहले से अधिक सुरक्षित हो गया है। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई ने न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा और एक नई और बेहतर सोच दी है। वह अब किसी का साया नहीं थी, बल्कि वह खुद एक चमकता हुआ सूरज थी जो दूसरों के जीवन के अंधेरे को दूर कर रही थी। उसे अब अपनी पहचान पर गर्व था और वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश थी। हवेली पहुंचने पर उसने उस फटे हुए रेशमी गाउन के एक छोटे से टुकड़े को देखा जिसे उसने एक कांच के बॉक्स में बहुत सुरक्षित रखा था। वह टुकड़ा उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अपमान को कैसे सम्मान में बदला जा सकता है और कैसे कमजोरी को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। उसने उसे छुआ और महसूस किया कि वह कपड़ा अब केवल एक स्मृति है और उसका अब कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। उसने उसे चूमकर वापस रख दिया, क्योंकि वह उसके साहस का एक गवाह बन चुका था। अनन्या ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगीत स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि वैश्विक शांति को बहुत बढ़ावा दिया जा सके। वह मानती थी कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और यह दुनिया के हर इंसान को एक सूत्र में पिरोने की महान ताकत रखता है। उसके इस विजन को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग मिला और वह जल्द ही एक वैश्विक आइकन और मिसाल बन गई। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था, जिसे दुनिया के हर कोने में बहुत सराहा गया। अपनी डायरी के अंतिम पृष्ठ पर उसने लिखा कि न्याय केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाना है। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसका हृदय असीम कृतज्ञता से भर गया। उसने अपनी कलम रखी और एक लंबी सांस ली, यह जानते हुए कि उसका काम अब आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उसकी कहानी अब पूर्ण हो चुकी थी और कोई मलाल बाकी नहीं रहा था। अगली सुबह उसने अपने बगीचे में एक नया छोटा पौधा लगाया जो शांति और समृद्धि का प्रतीक था, और उसने उसे अपने हाथों से पानी दिया। वह जानती थी कि जैसे यह पौधा बड़ा होगा, वैसे ही उसका समाज और उसकी संस्था भी नई ऊंचाइयों को छुएगी और सबका भला करेगी। उसकी आंखों में अब केवल भविष्य की उज्जवल संभावनाओं का एक बहुत सुंदर प्रतिबिंब था जो उसे मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह अब एक नई दुनिया की रचना करने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से सक्षम थी। उसने अपनी सारी सफलता को अपने पिता के चरणों में अर्पित किया और महसूस किया कि वे जहां कहीं भी होंगे आज बहुत खुश और गौरवान्वित होंगे। संगीत की वह धुन जो कभी उसके गले में घुटकर रह जाती थी, अब मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी और शांति का संदेश दे रही थी। अनन्या ने अपने जीवन के हर कड़वे अनुभव को एक मधुर धुन में बदल दिया था जो अब हर किसी को अच्छी लगती थी। उसका सफर अब एक पूर्णता की ओर पहुंच गया था। अंत में जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, अनन्या अपने पियानो के पास बैठी और उसने एक अंतिम और बहुत ही मधुर राग शांति से बजाया। वह संगीत किसी के प्रति घृणा या जीत के अहंकार के लिए नहीं था, बल्कि वह केवल अस्तित्व के प्रति एक गहरा और निस्वार्थ प्रेम प्रदर्शन था। हवा के झोंकों ने उस धुन को दूर दूर तक पहुंचाया, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रही हो कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और उस शांति में पूरी तरह खो गई। सिंघानिया की वह पहली प्रतिक्रिया अब एक गौरवशाली इतिहास बन गई थी, लेकिन अनन्या के संगीत का जादू आज भी वैसा ही बना हुआ था जैसा पहले था। जब भी वह पियानो पर हाथ रखती थी, तो आज भी सुनने वाले अपनी सांसें थाम लेते थे और वे एक अलौकिक दुनिया में पहुंच जाते थे। उसकी कला अब समय
और सीमाओं के पार जा चुकी थी, और वह हर सुनने वाले के मन में न्याय की एक नई ज्योत जला रही थी। यह उसकी सबसे महान सफलता थी, जो अमर रहेगी। अन्याय का अंत हुआ और न्याय का एक नया और अडिग सूरज हमेशा के लिए उदय हो गया था, जिसकी रोशनी कभी भी कम नहीं होने वाली थी। अनन्या अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और नैतिकता का पाठ हमेशा सिखाता रहेगा। उसने अपनी उंगलियों से जो जादू रचा था, वह अब पूरी दुनिया की धड़कन बन चुका था और उसे सही रास्ता दिखा रहा था। शांति और संगीत अब उसके जीवन का आधार बन चुके थे।